हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं, वी कैन अफोर्ड। ओके, सो फाइन, लेट अस स्टार्ट। Fine. The first question was, what do you understand by poverty line? अब यहाँ पे मैंने इसका जो आंसर हो सकता था, जो जो चीज़ें उसमें आप इंक्लूड कर सकते थे, वो चीज़ें लिखी हुई हैं। होपफुली आपने इनको लिखा होगा। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट पॉवर्टी लाइन इज इट इज़ अ मेथड टू डिफाइन एंड मेजर पॉवर्टी। आप डिफाइन करते हो कि भाई इससे ऊपर पुअर है, इसके नीचे पुअर, सॉरी इसके नीचे पुअर है, इसके ऊपर पुअर नहीं है। एंड देन यू मेजर पॉवर्टी बाई व्हाट? हेड काउंट रेशियो के बेसिस पे मेजर कर लेते हो कि भाई कंट्री में कितने पुअर हैं। देन इट कैन बी बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, एंड दैट एक्सपेंडिचर इज ऑन फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, एजुकेशन एट्सेट्रा। एक एग्जाम्पल अगर आप उसमें दे देंगे तो योर आंसर विल बी मोर और लेस थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है कि भाई इंडिया में वी हैव अ लाइन कॉल्ड तेंदुलकर लाइन, 2009 में ये प्रपोज हुआ था, और उसमें जो 2011 का आप कह सकते हो डेटा है वो ये है कि 816 इज द रूरल पॉवर्टी लाइन पर पर्सन पर मंथ, 1000 इज द अर्बन पॉवर्टी लाइन पर पर्सन पर मंथ, and by that line around 27 crore or 22% of the population was poor in 2011. प्लीज़ नोट करना, अगर आप इतना सब लिखने जाओगे पूरे पूरे सेंटेंसेस में, यू विल यूज़ एटलीस्ट 40 to 50 वर्ड्स। उतने वर्ड्स आपके पास में नहीं हैं। ठीक है, सो आपको जो लिखना है वो फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, आधे आधे सेंटेंसेस लिखने हैं। अगर आप अभी काउंट करोगे यहाँ पे तो आपको 20 to 25 वर्ड्स में चीज़ें मिल जाएंगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। इफ़ द अगर कहा गया है कि इतने ही वर्ड्स में रहना है तो। नेक्स्ट इज PMAY अर्बन। तो कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि एनी स्कीम यू ट्राई एंड फिट इनटू दैट स्ट्रक्चर। ओके, और वो आपको हेल्पफुल रहेगा याद करने के लिए भी, लिखने के लिए भी, कि ये 5 चीज़ें हमने किसी भी स्कीम में लिखनी है। सो व्हेन वाज इट स्टार्टेड इन 2015। पर्पस वाज हाउसिंग फॉर ऑल। एजेंसी इज, कौन सी एजेंसी है, विच मिनिस्ट्री इज दिस? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। करेक्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कोई बता सकता है PMAY रूरल कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? किसी ने पढ़ा था? सर आई गेस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हाँ जी, करेक्ट। सो गेस नहीं होना चाहिए, मतलब दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू सी, है ना, कि PMAY अर्बन एंड रूरल बोथ कम अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। सो रूरल कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। पर्पज एक ही है, हाउसिंग फॉर ऑल। अगर आप देखोगे तो वो है ना कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमने कुछ टारगेट्स रखे थे। अगर आपको याद हो, आज से 4-5 साल पहले अराउंड 2017 में 2015, 16, 17 के आसपास में प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जब 75 साल आज़ादी के हो जाएं तो हमको कुछ चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल हाउसिंग फॉर ऑल, we should have electricity connection in every village, and then in every house we should have water, drinking water, pipe drinking water to all the houses, so on and so forth. स्वच्छ भारत हमारा टारगेट 2019 का था। सो बहुत सारे इस तरह के जो टारगेट्स थे उनमें से एक टारगेट ये भी था, हाउसिंग फॉर ऑल हमको 2022 तक अचीव करना था। कर नहीं पाए, मतलब अभी तक तो नहीं कर पाए हैं। सो स्टिल द पर्पज इज दिस, यू शुड नो। देन हु इज द बेनिफिशियरी? जो अर्बन एरियाज में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास में अपनी हाउसिंग नहीं है, दोज आर द बेनिफिशियरीज। ओके, सो हु आर दोज पीपल? EWS, LIG, MIG कैटेगरीज एंड स्लम ड्वेलर्स, ये सारे के सारे इसमें बेनिफिशियरी हैं और बेनिफिट ले सकते हैं PMAY अर्बन का। अगर आप फीचर्स देखोगे, मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इतने को 20 वर्ड्स में लिख पाए, लिख ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है।
ठीक है। सो आपको चूज करना पड़ेगा विच इज द मोस्ट स्पेसिफिक वन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिख दिया है हाउसिंग फॉर ऑल 2022, तो ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऊपर लिख दिया है, वही लिख दो, पर्पज हाउसिंग फॉर ऑल 2022। प्रेफरेंस टू वल्नरेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक नॉट रिक्वायर्ड, ऑल्दो इट इज़ अ prominent feature. What you can write is ownership of houses will be in the name of females और जॉइंटली फीमेल और जो घर के बाकी हाउस होल्डर जो हेड होंगे उनके नाम पे हो सकता है, ठीक है। दिस इज अ मेजर फीचर। देन देर आर 3-4 टाइप्स इन विच यू कैन अवेल सब्सिडी और यू कैन अवेल द बेनिफिट इन पीएम आवास योजना। या तो आपको क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिल सकती है, दैट मीन्स कि आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करो, क्रेडिट मतलब लोन, उसके बेसिस पे आपको कुछ सब्सिडी मिलेगी। सेकंड इज कॉल्ड इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, कि जहां पर स्लम्स हैं वहीं पर गवर्नमेंट को रीडेवलप करके दे और जो वहां पे रह रहे थे उनको अच्छे रूम में। देयर वुड बी अ पार्टनरशिप बिल्डर्स, जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो भी पार्टनरशिप में पीएम आवास योजना से बेनिफिट दे सकते हैं। एलआईजी और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के लोग होते हैं उनको, उनके लिए फ्लैट बनाओ और उसमें पीएम आवास योजना का बेनिफिट ले लो। Then something called beneficiary led construction. So there are 3-4 different types of you can say ways in which it can be taken. I think this is important. अगर आप ये लिख पाए तो योर आंसर विल बी कंप्लीट, ठीक है। आपने लिख दिया कि इट स्टार्टेड इन 2015, पर्पज इज हाउसिंग फॉर ऑल, बाई 2022 एजेंसी इज मोहुआ, बेनिफिशियरीज कौन कौन है, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी एंड स्लम ड्वेलर्स। मेजर फीचर्स ये हो गए। 20 to 25 वर्ड्स में यू हैव आई थिंक अ गुड आंसर। आई मीन कौन इसमें 2 नंबर या 2.5 नंबर में से कुछ आधा नंबर भी नहीं काट सकता अगर आपने इतना लिखा हुआ है तो। नाउ अब आप मुझे बताएंगे आगे जो हमने स्कीम्स लिखी हैं उनके बारे में। जैसे मनरेगा, व्हेन डिड स्टार्ट, 2006, इतना मैंने लिख दिया है। पर्पस प्रोवाइडिंग वर्क टू रूरल अनएम्प्लॉयड। व्हाट इज द एजेंसी? मनरेगा कौन सी एजेंसी के अंडर में आता है, किस में बजट आता है मनरेगा का? यस, मिनिस्ट्री, एजेंसी, किसके थ्रू आता है? It is introduced under National Rural Employment Guarantee Act. हाँ वो तो ठीक है, बट विच मिनिस्ट्री और विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मनरेगा वर्क्स? सर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हाँ जी, करेक्ट। और कौन एग्जीक्यूट कराता है कामों को? हु हैज द अल्टीमेट कंट्रोल? मनरेगा में काम अगर आपको चाहिए आप किसके पास जाओगे? ग्राम पंचायत। यस यस यस, करेक्ट, ग्राम पंचायत, राइट। सो द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बट द फाइनल अथॉरिटी आप जो कह सकते हो इज ग्राम पंचायत। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। ग्राम पंचायत डिसाइड करती है कि किसको काम देना है, कितना काम देना है। ग्राम पंचायत ये भी डिसाइड करती है कि कौन सा काम होना है, किस तरह के वर्क्स इसमें हो सकते हैं। एवरीथिंग डिसाइडेड बाय ग्राम पंचायत, ठीक है। मतलब उसमें उसके ऊपर की जो पंचायत होती है ना, क्षेत्र पंचायत या फिर जिला पंचायत, उसकी भी नहीं चलती है। ग्राम पंचायत इज द फाइनल अथॉरिटी। देन हु इज द बेनिफिशियरी? द रूरल अनएम्प्लॉयड। ये तो ईजी सी चीज़ है। अब कुछ फीचर्स बता दो मनरेगा के, चलो। टेल मी 3 फीचर्स ऑफ मनरेगा, ओनली 3। सर फर्स्ट वन इज मिनिमम 100 days वर्क शुड बी प्रोवाइडेड। मिनिमम तो नहीं है, बट हाँ 100 डेज वर्क की गारंटी है, तो मिनिमम कह सकते हो, बट ठीक है चलो, 100 डेज वर्क शुड बी प्रोवाइडेड। देन और दूसरा ये होगा सर अनस्किल्ड वर्क होगा सर। हाँ जी, अनस्किल्ड वर्क होता है। हाँ जी। और किस तरह थर्ड, का वर्क होता है? हाँ जी, और क्या क्या काम हो सकते हैं मनरेगा में? हाँ मतलब मनरेगा में काम करता है तो करता क्या है वो, क्या काम कराओगे उससे? जैसे कहीं पे कोई रास्ता बनाना है या कोई
सर वाटरशेड बनाना है Watershed, गांव में। यस, सो वाटरशेड का काम होगा, इरिगेशन का हो सकता है, PMGSY ये जो आप कह रहे हो ना, ग्राम सड़क योजना, उसका भी काम हो सकता है। इनफैक्ट लाइवलीहुड से रिलेटेड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में ना फिशरीज वगैरह का काम होता है, वो भी उसमें कर सकते हो। सो देर इज कन्वर्जेंस विद मल्टीपल स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक दूसरी स्कीम है, वहाँ पर भी मनरेगा का काम किया जा सकता है। ठीक है, दिस कन्वर्जेंस इज रिक्वायर्ड। अगर आपको अच्छे तरीके से काम करना है, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को, तो कन्वर्जेंस इज मैंडेटरी, रिक्वायर्ड। ठीक है, सो गुड थिंग। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताओ, इतनी ही इंफॉर्मेशन से कैन यू राइट अबाउट मनरेगा इन 125 वर्ड्स? यही इंफॉर्मेशन है आपके पास में, कैन यू राइट इन 125 वर्ड्स? यस और नो? No, sir. नहीं, वाई? यू हैव सो मेनी पॉइंट्स। आपको, अरे इतनी ही इंफॉर्मेशन में यू हैव टू ऐड सम बोल बचन ना। स्पेसिफिक पॉइंट्स ये हैं, बाकी जो बोल बचन मैं अभी कह रहा था, क्या फॉर सर एग्जाम्पल, उसको डिटेल में लिख सकते हैं सर। हाँ डिटेल में लिख हर सकते चीज हो, को। प्लस यू कैन कुछ ना, आप जो बोलते हैं कि वर्ड्स होते हैं जिनको बोलते हैं की वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करी। ठीक है, फिर आप इसमें जोड़ सकते हो फॉर एग्जाम्पल स्टॉपिंग रूरल माइग्रेशन। भाई मनरेगा में क्या हो रहा है? मनरेगा का एक पर्पज़ ये भी तो है कि गांव से लोग शहर में ना आए। ठीक है, रूरल माइग्रेशन को रोकने के लिए। सो थिंक लाइक दिस, कि आप किस तरीके से वही चीज़ जो 20 वर्ड्स में लिख पा रहे हो उसको 125 वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें ना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, यही चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फुल सेंटेंसेस में लिखोगे, आराम से आप 20 से कम मैं कहता हूँ कि 50-60 वर्ड तो यूँ ही पहुँच जाओगे। ठीक है, उसके ऊपर में आपको चीज़ें लिखनी है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। जैसे मैंने बोला डिसेंट्रलाइजेशन फॉर एग्जांपल, कुछ इश्यूज जोड़ दो, जैसे रूरल माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, उसको स्टॉप करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन आप इकोनॉमिक्स का पेपर लिख रहे हो, तो सोचो इकोनॉमिक्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हमने पढ़ी नहीं है, वो है डिमांड। जब इकोनॉमी में डिमांड होती है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। और डिमांड कहाँ से आती है? जब लोगों के पास में पैसा होता है। ठीक है, सो ऑग्यूमेंटेशन ऑफ रूरल डिमांड, अब इतना बड़ा वर्ड लिख दिया आपने इकोनॉमिक्स का, नेचुरली मतलब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बट बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग, रूरल एरियाज में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके जब आप लिखोगे, नेचुरली आप बाकी लोगों से अच्छा लिखने के लिए यहाँ पे बैठे हो ना। मतलब ये सब तो चलो कोई भी लिखेगा जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जानता होगा, बट चीज़ें उसमें कनेक्ट करनी है। होपफुली आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आपने 20 वर्ड में लिखा है, ट्राई राइटिंग इन 125 वर्ड्स, कोशिश करना लिखने की, आपको थोड़ा सा पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा पहला टेस्ट सबने दे दिया है क्या? फर्स्ट टेस्ट जो था, नो सर। अच्छा लिख लेना भाई, मतलब डिस्कशन होगा तो वहाँ पर भी काम आएगा आपको। चलो ठीक है, अरे ये मैंने ईयर इसमें गलत क्यों लिखा है? ठीक है, मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? कब शुरू हुई थी मुद्रा योजना? सर 2015। वेरी गुड। व्हाट इज द पर्पस? सर प्रोवाइडिंग लोन्स अप टू ₹10 lakh टू नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, वेरी गुड। एजेंसी कौन सी है जो मुद्रा योजना के लिए वो काम करती है? एक बैंक बना है ना, याद है? सर नेशनलाइज्ड बैंक सर। नहीं नहीं, मुद्रा नाम का एक बैंक है। सर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सर। हाँ जी, इट इज कॉल्ड माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये है ना, देखो, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी,
इस नाम की एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. बेसिकली इट लोन्स टू डिफरेंट बैंक्स. जो आप मुद्रा लोन लेते हो ना, उसको रीफाइनेंस करता है मुद्रा. यानी आप तो लोगे बैंक से या किसी एनबीएफसी से, उन बैंक या एनबीएफसी को पैसा मुद्रा से मिलता है इस पर्टिकुलर स्कीम में. ठीक है. सो दिस इज द एजेंसी. ये पता होनी चाहिए आपको, ध्यान में रख लेना. नहीं है तो अब पता चल गया. नेक्स्ट, हु इज द बेनिफिशियरी? बेनिफिशियरी कौन है? जो स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स हैं वही तो हैं. यहाँ भी क्या लिखा? माइक्रो यूनिट्स Yes, की sir. बात है ना, माइक्रो यूनिट्स की, एकदम छोटे छोटे. अब कुछ फीचर्स बता दो मुद्रा के. चलो, नंबर 1, कोई Sir, कैटेगरी three है? type of loans are there. हाँ, कौन कौन से? Yes, sir. शिशु, Sishu, हाँ, uh, किशोर, किशोर तरुण Kishu, Tarun. Tarun. है ना. इनकी जो अब जैसे 20 वर्ड्स में है तो आप केवल इनके नाम लिख दोगे. 50 वर्ड्स में होते तो इसमें आप फैला के भी लिखते कि भाई शिशु में 50,000 तक है. जो किशोर है वहाँ पर एक लिमिट है. जो आपका तरुण है उसमें 10 लाख तक की लिमिट है. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली यू इंक्रीज द स्कोप ऑफ द आंसर. देन दूसरा कोई फीचर? So loan without any kind of guarantee. यस, लोन विदाउट कोलेट्रल. दिस इज एन अनसिक्योर्ड लोन. देखो, लोन दो तरह के होते हैं. एक होते हैं सिक्योर्ड लोन. सिक्योर्ड लोन मतलब उसके पीछे कोई एसेट होता है. ठीक है. यानी आप फॉर एग्जाम्पल होम लोन लेते हो तो होम लोन लेने के लिए आपके जो घर के कागज होते हैं वो बैंक के पास में पड़े हुए होते हैं. ठीक है. आप उसको हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि आप लोन चुका ना दो. अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? आपका घर नीलाम करके बैंक अपना पैसा निकाल लेगा. दैट इज अ सिक्योर्ड लोन. दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स. तो मुद्रा लोन इज एन अनसिक्योर्ड लोन. अगर आप मुद्रा लोन वापस नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस बेच देगा कोई. दूसरा, मुद्रा लोन के अलावा बहुत सारे अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं. जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो फार्म के लिए लोन्स होते हैं ना, एग्रीकल्चर के लिए, वो भी जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं. इसके अलावा रिटेल में अगर आप देखोगे, मैं और आप जनरली फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन लेते हैं, दैट इज अनसिक्योर्ड लोन. बट मोस्ट ऑफ द अदर लोन्स आर सिक्योर्ड. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. कोई और तीसरा इसका बता सकता है कोई बेनिफिट या कोई Sir, फीचर? सब्सिडी भी है सर. लोन में सब्सिडी भी सब्सिडाइज है. भी है. हाँ जी, लोन में सब्सिडी भी है. जो फोकस है वो पर्टिकुलर कुछ सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन पे है जिनको शायद इसकी ज़्यादा ज़रूरत है. तो ऐसे अगर आपने इतना लिख दिया, कौन आपके 2 नंबर काट सकता है? आप सोचो. आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे यू कर देगा. चलो ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी? आई थिंक ये 50 वर्ड का क्वेश्चन था. ईजी था क्वेश्चन. कैसे लिखोगे इसको? तो मैंने यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स लिख दिए हैं कि व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी. तो आप एक लाइन में हो सकते हैं कि ट्रेडिशनली डेप्रिवेशन ऑफ फूड या लैक ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग was defined as poverty, was understood as poverty. But in 1970s, Mehboob ul Haq and Amartya Sen defined poverty by deprivation in multiple dimensions. इतना आपने लिख दिया. उसके बाद आप लिख सकते हो कि वो डिमेंशंस कौन सी है, क्योंकि मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी पूछी गई है ना. तो आपने 15-20 वर्ड में उसका एक इंट्रोडक्शन दिया. देन यू टेल डिमेंशंस. कौन सी डिमेंशंस हैं? बताइए, डिमेंशंस कौन कौन सी हैं? Sir, poor health, lack of education, हाँ जी. health, education and standards of living. हाँ, सो बेसिकली यू हैव 3 डिमेंशंस और उसके फिर सब पोर्शंस हैं. हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो केवल इनकम ही नहीं आता उसमें. उसमें कुकिंग फ्यूल भी है, उसमें हाउसिंग भी है, उसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें, 6 चीज़ें हैं एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर में. इसी तरीके से हेल्थ के अंदर में 2 चीज़ें, एजुकेशन के अंदर में 2 चीज़ें हैं. अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, मेंशन कर सकते हो तो कर दो यहाँ पे 5 में से 5 नंबर. अगर 10 पॉइंट आपको याद है कि क्या क्या चीज़ें उसमें दे रखी हैं. लास्ट में, this has been incorporated into
UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एज मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यही चीज़ों के बेसिस पे तो होता है। ख़त्म। थोड़ा अगर बचा है एक आध वर्ड तो SDG मेंशन कर दो, नहीं भी है तो भी सिंपली इफ़ यू नो द डिमेंशंस, आपने सेन वगैरह का नाम लिख दिया, आई थिंक यू विल गेट 5 आउट ऑफ 5, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अगेन सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। देखो ये ना बहुत ही बोरिंग हो जाएगा कुछ समय बाद कि वही स्ट्रक्चर है, कब शुरू हुआ, पर्पस क्या है, एजेंसी कौन सी है, बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिट्स और फीचर्स कौन से हैं। लेकिन बोरिंग होने के साथ साथ एक और चीज़ होगी, ये आपके दिमाग में छप जाएगा कि आपको किसी भी स्कीम में लिखना क्या है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। सो ओके, टेल मी, कब शुरू हुआ था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? Sir, in 2013. एक्सीलेंट। पर्पस? Sir, to ensure people's food and nutritional security. हाँ जी, अच्छा ठीक है, चलो फूड सिक्योरिटी के बारे में मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ। व्हाट डू यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय फूड सिक्योरिटी? होती क्या है फूड सिक्योरिटी? Sir, access to grains. अच्छा ठीक है, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? सर सर हर टाइम पे मतलब एवरी टाइम एवरीवेयर हर आदमी को एक मिनिमम मतलब फूड सिक्योर हो। ठीक है। देखो, whenever you write answers for your civil services exams, keywords are very important. So for food security there are 3 keywords, हमेशा दिमाग में रखना। फूड सिक्योरिटी के लिए 3 keywords हैं। वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स। अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रेन्स मीन्स कि कंट्री में वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इनफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, या अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वी आर एबल टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके, सो पिछले साल का जो कुछ भी बफर स्टॉक है प्लस प्रोडक्शन दिस ईयर प्लस इम्पोर्ट, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड। ओके, चाहो तो नोट भी करते रहो। सेकेंड कीवर्ड इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि नॉट ओनली इज द फूड अवेलेबल इन द कंट्री, it is distributed in such a manner that it is accessible to every person in the country. ऐसा नहीं हो कि मेरे को फूड यहाँ पे चाहिए, 200 किलोमीटर बाद में फूड डिपो है तो आई हैव टू गो और वहाँ से लेकर के, जोग्राफिकली इट शुड बी नियर बाई। ठीक है, सेकेंड इज accessibility of food grains. The third thing is affordability of the food grains. ठीक है, affordability का मतलब ऐसा ना हो कि इतना महंगा हो कि मैं ना खरीद पाऊँ। अब ऐसा किस कंडीशन में होगा? हाउ डू यू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो आप लोगों का जो इनकम्स हैं उसको रेज कर दो, सेकेंडली यू गिव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। तो जो पूरा हमारा फूड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है ना, वो इन तीनों को ही तीनों चीज़ों को आप कह सकते हो कि एड्रेस करता है। सो इफ दे आस्क यू व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, बी श्योर टू इंक्लूड दीज 3 थिंग्स। व्हाट? पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, तो उसमें सब कुछ आ गया, आपका बफर स्टॉक भी आ गया। बफर स्टॉक मेंटेन, पता है ना बफर स्टॉक होता है कुछ कंट्री में फूड ग्रेन्स का। यस, हैव यू हर्ड ऑफ बफर स्टॉक? सुना है? कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो यस सर। यस सर। बेसिकली हम 1-2 साल के लिए फूड ग्रेन्स अपना बना करके रखते हैं। ठीक है, सेकेंडली एक्सेसिव, अच्छा प्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फूड सिक्योरिटी कि प्रोडक्शन इनफ होना चाहिए। 1960s में क्या होता था, वी डिडंट हैव इनफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, तो हमारी फूड सिक्योरिटी नहीं थी। हमारा जो एग्जिस्टेंस था वो शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस कहते थे उस समय पे, बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों था? ताकि फूड सिक्योरिटी हो। थर्ड है, सॉरी, ओके, देन एक्सेसिबिलिटी में नाउ वी हैव FCI जो एक एजेंसी है, तो वो सब जगह उसके डिपो होते हैं, है ना। मतलब उत्तराखंड में भी हैं। मैं बागेश्वर का रहने वाला हूँ, तो मैं बागेश्वर गया था बीच में, बागेश्वर में भी वहाँ FCI का एक गोदाम रखा हुआ है। सो फिजिकली इट हैज़ अ प्रेजेंस ऑल अक्रॉस इंडिया। ओके, नॉट ओनली FCI बट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो उसके बाद की यूनिट आती है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रेशन शॉप। ठीक है, राशन की दुकानें भारत के एक एक गांव में, शहर में, मोहल्ले में आपको राशन की दुकानें मिल जाएंगी।
दैट इज द एक्सेसिबिलिटी थिंग। थर्ड थिंग इज अफोर्डेबिलिटी, तो सरकार दे रही है भैया, उसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी वो कहती है कि हम 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो चीज़ें देंगे आपको। इज इट क्लियर? मतलब नोट कर लिया ना? Yes, sir. ठीक है, प्लीज़ मतलब दिमाग में रखना इन चीज़ों को जब भी लिखोगे। ओके, सो बट दिस इज़ नॉट अबाउट फूड सिक्योरिटी, दिस इज़ अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो 2013 में आया था, पर्पज इज टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। एंड विच इज़ द एजेंसी, कौन करता है प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन? Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. हाँ जी, गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव FCI, राइट? FCI के गोदाउन में सारा का सारा स्टोर रहता है, इधर से उधर पहुंचाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो मल्टीपल एजेंसीज कोऑर्डिनेट हियर, कोई एक एजेंसी नहीं है, बहुत सारी एजेंसीज हैं। देन हु आर द बेनिफिशियरीज? बेनिफिशियरी कौन होते हैं? Sir, 75% of India's rural population and 50% to urban. यस, सो टोटल 66% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज द बेनिफिशियरी। और अगर आप देखोगे तो उसके बेसिस पे अच्छा ठीक है, बेनिफिट्स और फीचर्स, ठीक है, फीचर्स बता दो कोई, मतलब Sir, Sir, 5 kg of food grains per person per month at rupees 3 to 1 respectively. किसको? Rice, wheat और coarse grains. किसको 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 उनको क्या बोलते हैं? Sir, अंत्योदय। नहीं नहीं नहीं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, Okay. PHH, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, ठीक है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को 5 kg पर पर्सन पर मंथ मिलेगा। जो आप रेट बोल रहे हो एग्जैक्टली वही रेट है, 3 रुपये चावल के, 2 रुपये गेहूं के, 1 रुपये बाकी मडुआ और जो कुछ भी बाजरा वगैरह होता है उसके लिए। हालांकि मडुआ बाजरा ये देते नहीं है, अलग बात है। देन व्हाट एल्स, कोई और फीचर? किसी और के लिए भी बेनिफिट है, मतलब ये तो हम प्रायोरिटी हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं ना। और Sir, pregnant women और lactating mothers. यस, वेरी गुड, उनको भी मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो फॉर देम। देन जो इंडाइजेंट ओल्ड पीपल होते हैं, बूढ़े लोग, उनके लिए भी, उनके लिए तो फ्री है, ठीक है। सो अलग अलग कैटेगरी के बेनिफिशियरीज हैं, सबको उतना इंटाइटलमेंट इसमें दिया गया है कि आपको इतना इतना ग्रेन्स पर मंथ मिलेगा। सो आप मेंशन कर दीजिए, दैट इज़ द होल आंसर। अब सोचो कि क्या इसी को आप 125 या 250 वर्ड्स में लिख सकते हो? मान लो अगर ये 250 वर्ड्स में आया, हाउ विल यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? कैसे करोगे? कुछ आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ आपको इसकी बॉडी में लिखना पड़ेगा और कुछ इसके कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। बताइए कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? sir, कब लॉन्च? हाँ जी, सर कब लॉन्च हुआ एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, बट उससे बात नहीं बनेगी। बॉडी में हाँ ठीक है, आगे बताइए। बॉडी में फिर थोड़ा सा मतलब लाइक बेनिफिशरीज एंड ये सब, मतलब थोड़ा एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। सी सर एफर्ट्स। हाँ ठीक है, द वे आई सी इट, आपको 250 वर्ड्स में अगर लिखना है, यू हैव टू गो अ लिटिल आउटसाइड द स्कोप, थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। जैसे हमने भी फूड सिक्योरिटी पे डिस्कशन किया ना, यू कैन इंक्लूड दैट इन योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। फूड सिक्योरिटी रेफर्स टू, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है आपने डिफाइन कर दिया। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट उसने क्या क्या किया कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आ गई। कब लेके आई? फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग दिस दिस दिस। आपका 40-50 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। सो फूड सिक्योरिटी से लेकर के पर्पस तक। देन यू टॉक अबाउट जो बॉडी में आप कह रहे हो ना कि हाँ ठीक है, इट इज़ उसका जो पूरा आर्किटेक्चर है कि कौन कौन सी एजेंसीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और किस तरीके से। FCI क्या क्या करती है? फॉर एग्जाम्पल FCI प्रोक्योर्स फ्रॉम
APMCs ऑल अक्रॉस द कंट्री और उसको अपने गोडाउन्स में रखती है, बफर स्टॉक भी मेंटेन करती है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ NFSA में बफर स्टॉक की भी बात है, ठीक है। बफर स्टॉक मेंटेन करने के बाद में फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर के उनको देती है और लोगों तक पहुंचता है। देन कि बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं और उनको किस किस रेट पे मिलता है, ये सब जब आप लिखोगे थोड़ा सा ना एक्सपैंड करके लिखोगे, उसमें और चीज़ें इंक्लूड करोगे। नाउ इतने में पूरा नहीं होगा आंसर। यू आर राइटिंग 250 वर्ड आंसर, मतलब 16 नंबर का आंसर आप लिख रहे हो तो उसमें कुछ तो एक्स्ट्रा आप लिखेंगे, ठीक है। सो यू कैन राइट फॉर एग्जाम्पल इसके बेनिफिट्स, जैसे फीचर्स लिखे ना कि ठीक है बेनिफिट्स तो आपने ऊपर बता दिए कि फूड सिक्योरिटी हो रहा है, क्या इससे कुछ नुकसान भी हैं? क्या आप बता सकते हैं कुछ नुकसान इससे जो हो सकते हो? सर स्टोरेज प्रोसेस में बहुत सारा ग्रेन, मतलब ग्रेन बहुत सारे खराब जाता है। ठीक है, सो PDS की इनएफिशिएंसी की वजह से बहुत सारा ग्रेन खराब हो जाता है। आप शायद करप्शन की भी बातें लिख सकते हैं कि PDS में करप्शन है। व्हाट एल्स? सर इसमें जो रैशनल है, रैशनैलिटी है, मतलब जो इंक्लूड किए गए वो रैशनल नहीं है, मतलब सब लोगों को इंक्लूड किया गया है मतलब कम लोगों का इंक्लूजन होना चाहिए या क्या होना चाहिए? कम कम लोगों का होना चाहिए। भाई क्रिटिक्स तो ये भी कहते हैं कि यूनिवर्सल होना चाहिए, 100% लोगों का होना चाहिए। जो मतलब लेफ्टिस्ट टाइप के लोग हैं वो कहते हैं 100% लोगों का यूनिवर्सल इंटाइटलमेंट होना चाहिए। आप ठीक है चलो, मैंने समझ गया कि और कम दूसरा लोगों का होना और चाहिए। दूसरा वैसे जो कॉस्ट ऑफ पड़ती है सर वो ज़्यादा पड़ती है गवर्नमेंट। ठीक है, इसकी वजह से ना और भी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल जो पूरा MSP का सिस्टम है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आपको प्रोक्योर वगैरह करना है। तो हो क्या रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड की जब आप बात करेंगे ना, अभी मुझे नहीं पता आपने कितनी इकॉनमी पढ़ी, हम लोग पढ़ेंगे। जब WTO की आप बात करते हैं वहाँ पर भी इश्यूज होते हैं, ठीक है। वी हैव समथिंग कॉल्ड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि मार्केट डिस्टॉर्शन होता है। जब आप गवर्नमेंट इतना सारा मार्केट से ग्रेन उठाती है, इट लीड्स टू मार्केट डिस्टॉर्शंस और वो इकोनॉमिकली कई लोग सही नहीं मानते। सो द पॉइंट इज, ये चीज़ आप पढ़ोगे WTO में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आप पढ़ोगे कहीं और पे, उसको कनेक्ट कर पाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आंसर राइटिंग में धीरे धीरे करके ही आपका कनेक्शन होगा। अब आई डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है कि आप मार्केट डिस्टॉर्शन को समझ पाएँ। मार्केट डिस्टॉर्शन सिंपली मीन्स WTO ये बोलता है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, मार्केट में गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस होना चाहिए और सभी कंट्रीज़ को बराबर आप कह सकते हैं कि मौका मिलना चाहिए किसी भी मार्केट में कॉम्पीट करने का। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट अपने आप में इतना बड़ा कंज्यूमर है, इतना सारा ग्रेन्स उठा लेती है, मार्केट डिस्टॉर्शन की वजह से फेयर मार्केट नहीं रह जाता, फेयर कंपटीशन नहीं है। दिस इज़ द बेसिक आइडिया, बाकी आराम से WTO में पढ़ेंगे। सो ये चीज़ अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपका जो आंसर होता है वो शायद ज़्यादा ऑल इनकम पासिंग होता है, 250 वर्ड के आंसर के लायक होता है, ठीक है। नहीं तो ठीक है, 7-8 नंबर तो वो आपको दे ही देगा। आपको ट्राई करना है कि 12-13 नंबर लेकर के आओ। अंडरस्टैंड? आ रही चीज़ें दिमाग में? इधर उधर से कनेक्ट करना पड़ेगा चीज़ों को ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज इजी सा क्वेश्चन, हमने डिस्कस भी किया था कल, ऐसा कुछ वो नहीं है। इन्यूमरेट द रीजंस फॉर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, क्या रीजंस हैं कि इंडिया में इतनी सारी पॉवर्टी है? सो कल ही हमने कहा था कि भैया इसको बांट लो अलग अलग कैटेगरीज में। वी हैव सम हिस्टोरिकल रीजंस फॉर पॉवर्टी, कि हिस्टोरिकली जो कॉलोनियल एक सिस्टम था उसकी लेगेसी है हमारी पॉवर्टी। दैट यू कैन प्रोबेबली एक्सप्लेन इन 10-20 वर्ड्स में आप एक्सप्लेन कर लो। देन देर आर सम इकोनॉमिक रीजंस। सो वहाँ पे आप लो ग्रोथ इन लो वैल्यू एग्रीकल्चर, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लो कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल दीज थिंग्स। देन देर आर सम जोग्राफिकल रीजंस कि
इनएक्सेसिबल जगहें जहाँ हैं वहाँ पर पॉवर्टी आपको ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। इनएक्सेसिबल या लेट अस से प्लेसेस विच आर नॉट, आई मीन ये हमेशा लागू नहीं होता। सर रिमोट एरिया, हाँ, रिमोट एरियाज, ठीक है। सो रिसोर्स का भी एक बहुत बड़ा वो रहता है। इसके अलावा आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है ना, वो भी ज्योग्राफी के हिसाब से होती हैं। अभी रिसेंटली आई वॉज रीडिंग, थोड़ा सा हम टेंजेंट में जा रहे हैं, रिसेंटली आई वॉज रीडिंग कि भाई स्टार्टअप इंडिया में कहाँ पे होते हैं, ठीक है। सो 50% ऑफ स्टार्टअप इंडिया में बैंगलोर में हो रहे हैं, 50%। बाकी के 20-30% यू विल फाइंड इन अराउंड ये जो नोएडा एनसीआर का एरिया है। बचा खुचा जो 20-30% है वो आपको मुंबई के आसपास के एरिया में मिलेगा। इंडिया में देर इज़ नॉट अ फोर्थ प्लेस जहाँ पे आपको स्टार्टअप्स मिल जाएं। जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं ना, ये सब इन्हीं 2-3 जगहों पे आपको मिलेंगे। तो बाकी लोगों के लिए एक जोग्राफिकल डिसएडवांटेज तो है ही है ना। इवन दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर। Then administrative reasons, so corruption, inefficiency, leakages in the system, all these are reasons for poverty. And then there are some social reasons. What are the social reasons? कि भाई social exclusion है, कई लोगों के साथ में historically कुछ भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, and that is the reason कि वहाँ पे उस particular social groups में poverty ज़्यादा है। So अगर आप ऐसे तोड़ के लिख देते हो 50 मार्क्स, एग्जामिनर भी बोलेगा यार ठीक है, इसने मतलब कुछ ऐसी बात करी है जो लॉजिकल है, और आपको मार्क्स दे देगा। बाकी लिखने के लिए तो आप ऐसे पॉइंट बना करके अगर लिखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलग लिख दो, लो इकोनॉमिक ग्रोथ अलग लिख दो, है ना। बट एक स्ट्रक्चर्ड वे में इट्स बेटर। ओके, ठीक है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैड फॉर यस्टरडे। What steps has the government taken to alleviate poverty in India? चलो बताओ कैसे लिखा है आपने। अच्छा, ये 125 वर्ड्स का था या उसका था? 125 वर्ड्स का था ना? सर 125 वर्ड। हाँ, तो ठीक है। इसमें थोड़ा सा बढ़ा के, मैं तो इसको 50 वर्ड्स का समझ रहा था। कैसे लिखा है बताओ। मतलब ये तो हमने उसके जो बॉडी है उसमें लिख दिया। कैसे आपने लिखा है, कैसे लिखा है, कैसे इसको अटेम्प्ट किया है? सर पॉइंट्स में किया था, मतलब लाइक जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऐसे करके, ऐसे नहीं किया था जैसे आपने बताया। ठीक है। नहीं, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट सम सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ना 125 वर्ड्स में। क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में? Yes, anybody has written the introduction to this question? इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? अरे 125 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, भले एक लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, कुछ तो लिखोगे। नोबडी। अच्छा ठीक है, नहीं भी लिखा है, चलो कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं। ये बता दो अभी लिखते तो क्या लिखते इंट्रोडक्शन में? सर पॉवर्टी की डेफिनेशन लिख सकते थे। अच्छा, और सर उससे रिलेटेड हम डेटा दे सकते थे कि पॉवर्टी अभी कितनी है इंडिया में, फिर व्हाट आर द रीजंस, कि जो मेन रीजंस होंगे उन्हीं को कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएशंस लिए हैं, फिर वो लिख सकते थे हम, जितनी भी स्कीम्स हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा नहीं लिखना। 125 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन है, अबाउट 20 वर्ड्स, 20-25 30 वर्ड्स से ऊपर नहीं लिखना इंट्रोडक्शन। सो यू आर राइट, ओके, बोथ आर राइट, ठीक है। यू कैन राइट कि पॉवर्टी क्या होती है, ठीक है। डेप्रिवेशन ऑफ, अब चूंकि आपको मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी के बारे में पता है, सो आप उस तरीके से पॉवर्टी की डेफिनेशन लिखने की कोशिश कीजिए कि पॉवर्टी रेफर्स टू डेप्रिवेशन ऑफ क्या क्या चीज़ें इन दिस डायमेंशंस, ठीक है। कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के डायमेंशन में, एजुकेशन, हेल्थ के डायमेंशन में जो डेप्रिवेशन होता है उसको हम पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी 2001,
about 22% of the population or 27 crore people were below poverty line. इतना आपने लिख दिया. सो एक डेफिनेशन हो गई. दूसरा कि भाई इंडिया में पावर्टी है. क्वेश्चन इज कि इंसिडेंस ऑफ पावर्टी ना, कि भाई इंडिया में पावर्टी है. तो आपने पहले ही बता दिया कि भाई है तो हम कैसे है. ऐसा तो कहने के लिए ठीक है भारत में बहुत गरीब हैं, एकदम सही बात है. हो सकता है आप अमेरिका में बहुत गरीब हैं कह दो, वो भी सही बात होगी, गलत नहीं होगी. बट नाउ कितने गरीब हैं और किसके हिसाब से गरीबी हम डिफाइन कर रहे हैं, वो अगर आपने लिख दिया, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी टू योर आंसर. देन यू कम टू दिस. ठीक है. रीजंस फॉर दिस पॉवर्टी आर नंबर 1 हिस्टोरिकल, जो भी, नंबर 2 इकोनॉमिक, नंबर 3 जोग्राफिकल, नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव, नंबर 5 सोशल, जो कुछ भी, डेमोग्राफिक, वटेवर. देन खत्म आपका. इतने में अगर आप आंसर लिखते हो इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, तो इट इज़ कि आपको ठीक है 7 में से वो 8 में से 6 नंबर दे सकता है. नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होगी. चलो ठीक है. अब चूंकि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता दिया है, अब बताओ यहाँ पर आप क्या इंट्रोडक्शन लिखोगे. इस क्वेश्चन में कैसे इंट्रोडक्शन लिखोगे, क्या लिखा है तो. सर हम डाटा दे सकते हैं कि स्टिल मतलब दिस मच ऑफ अमाउंट, लाइक इतना पॉवर्टी था हमारे यहाँ, लेकिन हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं एंड विच आर लाइक ऐसे करके फिर हम सारी स्कीम्स वगैरह दे सकते हैं. अच्छा जी. व्हाट एल्स, एनीबॉडी एल्स. देखो ज़रूरी नहीं है कि जो आप कह रहे हो वो गलत है, मैं इसका मतलब ये नहीं है. इंट्रोडक्शन कई तरीके से लिखा जा सकता है. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर व्यूज कि आप किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखते हैं, किस तरह से लिखेंगे. बता दो यार कैसे लिख सकते हो. शर्म आ रही हो तो मैसेज कर दो सर. हाँ जी. सर ऐसे लिख सकते हैं कि एक डाटा देके और ऐसा भी लिख सकते हैं कि इतने लोग पॉवर्टी से बाहर भी आए हैं. प्रोबेबली अगर आपके पास वो डेटा है तो वेल एंड गुड, क्यों नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो. सो सी, अब यहाँ पर जो फोकस है ना वो पॉवर्टी एलिविएशन पर है. फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा जाए कि तुम कैसे लिखोगे, तो मैं बोलूँगा, पहले भी बोल चुका हूँ ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना हमारे, एक पॉवर्टी है कि नहीं है. है ना. सोचो आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बेस बना करके अपना इंट्रोडक्शन लिखो तो इट इज़ मतलब अच्छा हो जाएगा. कोई बुराई नहीं है, आप जो कह रहे हो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, मना नहीं कर रहा, लिख सकते हो वैसे. बट मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं पॉवर्टी एलिविएशन पे फोकस करूंगा. पॉवर्टी का डेटा जो है ऑब्वियसली अगर मेरे पास में है तो मैं उसको लिख दूंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट दिस थिंग आई विल इंक्लूड कि पॉवर्टी एलिविएशन इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेंशन्ड ऐसे ऐसे करके. उसके बाद में इन इंडिया अकॉर्डिंगली वी हैव टेकन मैनी स्टेप्स टू रिड्यूस पॉवर्टी. ठीक है. कुछ लोग ना क्या करते हैं कि कहीं कहीं वो लिख देते हैं, अच्छे अच्छे कोट्स लिख देते हैं. तो एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था, किसी ने लिखा था, आई थिंक FAO जो है ना, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये कोट है. सो वो मेरे को मतलब याद आया, काफ़ी मुझे हिट करता है. सॉरी, जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका 1944 में उन्होंने कोट लिखा है, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर. ठीक है. आप देखोगे आपको ये कोट कई जगहों पे मिल सकता है. ठीक है. और मुझे लगता है कि इस तरह के जो कोट्स होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, दे ऑल्सो आस्क यू टू राइट एसेज बेस्ड ऑन सच कोट्स. सिविल सर्विसेज में UPSC में पूछ सकते हैं, वहाँ तो वैसे ही कुछ इस तरह का पूछते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हैं. सो पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट to prosperity everywhere. This is ILO Declaration of Philadelphia 1944. अगर आप इस तरह के कोट्स भी कहीं यूज कर लो, मतलब 125 में शायद ना कर पाओ, 250 में कर सकते हो. ठीक है. जस्ट कीप इन माइंड. और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि इस तरह के कोट्स की ना एक लिस्ट बना लो, नॉट ओनली इन योर उत्तराखंड PCS, सब जगह आपको काम देगा, आपके UPSC में भी काम देगा.
सो ठीक है, हमने शुरुआत में लिख दिया कि हो सकता है कोर्ट से शुरू कर दो। अकॉर्डिंग ILO डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया, poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. The sustainable development goals also, अब गोल नंबर जो भी है 1 या 2, ठीक है, दिमाग में होगा आपके तो अच्छी बात है। ऑल्सो targets also has a target to remove poverty, alleviate poverty from the world by 2030. Indian government has also taken these steps to reduce poverty in India. उसके बाद से आप लिखना शुरू कर दीजिए। क्या क्या लिखोगे? अब हमने कल बात करी थी ना, कुछ क्या क्या है भैया, कौन कौन से तरीके से हम लोग पॉवर्टी एलिविएशन कर रहे हैं, कुछ याद है? Yes, sir. बताओ। Sir, food for work program, IRDP, rural housing, जैसे अभी हमने पढ़ा भी है सर, फूड नहीं स्कीम्स, हमने 3 जैसे मनरेगा है। ये सब 3 हेडिंग्स के अंदर में किया था ना हमने, याद है? 3 हेडिंग्स के अंदर में किया था ये सारा कुछ। डू यू रिमेम्बर? सब पॉवर्टी एलिवेशन में हम लिख सकते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना, हाँ, ठीक है। और जैसे हम फूड प्रोवाइड करते हैं PDS के द्वारा, और सर जैसे हम लोग परचेजिंग पावर इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक जैसे हमने मनरेगा पढ़ा उसके अंदर आ सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सर है। सर हाँ सर, जैसे आपने जो बताया था जैसे कि वो क्या इकोनॉमिक इंक्लूजन, उसके अंदर जो स्कीम्स आ सकती वही हैं। मैं कह रहा हूँ कि 3 मैंने बताए थे ना, अलग अलग तरीके जिनके थ्रू सर पॉवर्टी सर फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, फूड एंड सोशल सिक्योरिटी, मतलब जो आप बेसिक आप सोशल सिक्योरिटी कह लो। दूसरा वाज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, थर्ड वाज इकोनॉमिक ग्रोथ। होता क्या है, आप जो कुछ कह रहे हो कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। मनरेगा एकदम सही बात है कि गरीबी को दूर करेगा। जो कुछ भी आपने कहा, सारी स्कीम्स के आपने नाम लिए, वो स्कीम आपको एग्ज़ाम में सारी याद नहीं आएंगी, ठीक है। और उनको याद रखने का एक ही तरीका है कि आप इन चीज़ों को एक स्ट्रक्चर के अंदर लेकर के चलो। आपके दिमाग में अगर एक आर्किटेक्चर बना हुआ है तो उसके अंदर में आपको याद रहेगा, वरना आप एग्ज़ाम में सब भूल जाओगे, ठीक है। तो नंबर 1 हो गया, हमने बात कर ली फूड सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी की, याद है? उसी में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात करते हैं। फूड सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल लो कि भाई ठीक है, हमने फूड प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल PDS, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके थ्रू। देन दूसरा काम हमने किया कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन किया लोगों का, ठीक है। उनको जनधन योजना में खाता दिया, और क्या क्या दिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर क्या होता है, वहाँ भी स्ट्रक्चर बताया था। यू शुड हैव अ बैंक अकाउंट, यू शुड हैव एक्सेस टू क्रेडिट, यू शुड हैव एक्सेस टू फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, एंड इसके अलावा क्या था, पेंशन, ठीक है। 4 चीज़ें लाइफ मेडिकल। हाँ, तो इंश्योरेंस के अंदर वो दोनों आ गए ना, मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। सो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको आप देखोगे ना, गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ भी ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। एंड ऑलवेज फेवर द स्ट्रक्चर, क्योंकि उससे आपको याद रहेगा। आपने देख लिया कि भैया ठीक है, फूड सिक्योरिटी के अंदर आ गया NFSA, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ये 4 चीज़ें आ गई, तो ठीक है, दिस इज थोड़ा सा कम कर दो। दूसरा स्टेप क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो अब जो बाकी सब आप कह रहे हो कि भाई मनरेगा हो गया, मुद्रा योजना हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आ गई, ठीक। देन इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो उसके बाद फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने SEZ बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स पॉलिसीज़ कर रखी होंगी, अलग अलग चीज़ें, वो हम बाद में करेंगे, वो हमने पोर्शन अभी किया नहीं है। पर पॉइंट इज, आई होप मतलब यू एग्री विद दिस एंड आई होप यू अडॉप्ट दीज थिंग्स, कि स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे बात हम कर रहे हैं। मतलब दिमाग में बात आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि वाई आई एम इंसिस्टिंग ऑन दिस। Yes, sir. यस, यस सर। वो फुली आ रही होगी। एग्जाम में ना बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर, ठीक है। एंड रादर देन रिमेंबरिंग 1,000 थिंग्स, रिमेंबरिंग 5 थिंग्स और 10 थिंग्स इज ईजियर। वो 5 या 10 चीज़ें जब आप पढ़ पढ़ करके बोर हो जाओगे, आपके दिमाग में छप जाएंगी,
तब वो एग्ज़ाम में आपके काम आ सकती हैं। वही घिसी पीटी चीज़ें याद आती हैं, और वो घिसी पीटी चीज़ें इतनी घिसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में आपने खोला, पॉवर्टी एलिविएशन, दिमाग में कट टक टक 3 चीज़ें आ गई, 3 चीज़ों के अंदर में आपने सारी चीज़ें लिख दी। ठीक है, इसी तरीके से पीछे जो हमने यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, जोग्राफिकल वगैरह, नहीं तो ठीक है, मतलब रीज़न तो बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो पूरे ये स्ट्रक्चर है कि कोई भी स्कीम कब लागू हुई, उसका पर्पस कौन है, उसकी एजेंसी कौन सी है, बेनिफिशियरी कौन सी है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। सो मेरा इन पे इंसिस्टेंस, इन पे जोर देने का कारण यही है कि ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यही याद रहेगा आपको। ठीक है, ट्राई करेंगे इतना घिस लें आंसर लिख लिख करके। वीक में एक दिन रखेंगे, आंसर राइटिंग ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि आई लाइक टू डिस्कस माई आंसर्स। ठीक है, एक दिन रखेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा रखेंगे कि इस तरह की चीज़ें धीरे 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 दिमाग में हमारे छप जाएं। ओके, सो इसके अलावा हमें अब जो आगे देखना है, अगर आप देखोगे, आई वॉन्टेड टू पॉइंट आउट अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, जो नेक्स्ट है स्कीम्स फॉर रूरल एंड सोशल डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। मनरेगा वी हैव ऑलरेडी डन। एक चीज़ यहाँ पे लिखिए, कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर। प्लीज़ रिमेंबर, आपके सिलेबस में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, देर इज़ नथिंग कॉल्ड, लाइक इकोनॉमिक्स में देर इज़ नो रेलिवेंस ऑफ कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे, देर वॉज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम, जो आप कह सकते हो कि भाई पॉवर्टी एलिविएशन या इस तरह के उसके पर्पस थे, वो हम पढ़ेंगे। बट कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज नॉट रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स। कोई बात नहीं, तो हम इस तरीके से सिलेबस को सही कर करके चलेंगे। कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर एक्चुअली सोशियोलॉजी का पार्ट है, वो हमारे मतलब उत्तराखंड पीसीएस में कुछ है नहीं ऐसा, और मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर क्या होता है, बट हम पढ़ेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इकोनॉमिक्स में। नोट्स में भी आपको वही मिलेगा। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में कल देखेंगे, उसको किस तरीके से बैंक से लिंकेज किया गया है, क्या उनका बेनिफिट है, और किस तरीके से उसको फॉर्मलाइज्ड तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू सम एक्सटेंट वी हैव सीन। इंक्लूसिव ग्रोथ हम देखेंगे। सी इंक्लूसिव ग्रोथ व्हाट इट मीन्स, और जो हमारा लास्ट अपना प्लान था ना 2012 से 17 वाला, वो भी इंक्लूसिव ग्रोथ पे बहुत फोकस करता था। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेंगे कि भाई क्या इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है, और उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है। मतलब बहुत ये ऐसी चीज़ है ना कि सरकार बहुत सारी डायरेक्शंस में बहुत कुछ कर रही है। देन एक बहुत ही अच्छा, मतलब आसान सा टॉपिक है, नेशनल इनकम मेजरमेंट एंड कंपोजिशन, मतलब वो जीडीपी वाला। तो एक पोर्शन हमारा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, 1-2 दिन में, कल परसों में। ठीक है, ओके, सो यू हैव अ क्लास आई थिंक थोड़ी देर में इंटरनेशनल रिलेशंस की। एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में ना आज की क्लास को लेकर के, फील फ्री टू आस्क, प्लीज़ पूछिए। ठीक है, या आपको लग रहा हो कि कुछ और भी आप चाहते हैं क्लास से, देन एनी कमेंट्स आल्सो यू कैन गिव। यस उर्वशी, यू सेइंग? सर एक्चुअली एक बात पूछनी थी आपसे कि लाइक जैसे हम अपने नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो देन हमें 125 वर्ड्स के अकॉर्डिंग डेटा लाइक मतलब उसमें होना चाहिए, एंड वो फिर हम अपने अकॉर्डिंगली देख लें कि 20 वर्ड्स आता है या नहीं। बिकॉज अगर हम 20 वर्ड्स को फोकस कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। हाँ जी, तो बिल्कुल। सी मैंने आपको क्या बोला कि डेटा कुछ कुछ वो रहेगा, उसके ऊपर नीचे ना जो कीवर्ड्स होते हैं वो कई जगह लगेंगे। सेम कीवर्ड्स में बी इंक्लूडेड इन मेनी थिंग्स। जैसे मनरेगा का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू 125 वर्ड्स बता रखा। वैसे ही इसी क्लास में हमने बात की कि भैया फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी एक्ट 50 वर्ड से पहले हमने डिस्कस किया। देन वी थॉट कि चलो ठीक है 125 का था, बाद में समझ में आया कि 125 में हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो सेम थिंग कैन बी डन, बट उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। ठीक है, दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। आप मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको 20 वर्ड्स के हिसाब से मेंटेन करो। 20 वर्ड्स के हिसाब से तो नोट्स भी शायद नहीं बनेंगे, बट अराउंड 50-60 वर्ड्स में अगर आप किसी टॉपिक को लिखते हो, आई थिंक इट कैन बी मेड कॉम्पैक्ट, और उसको आप बढ़ा भी सकते हो इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है,
So that is that. Yes, sir. Thank you. What else? Any questions? नहीं समझ में आ रहा हो तो वो भी बता सर दो। हाँ जी। सर आपने ना एक पहले क्वेश्चन दिया था गुड गवर्नेंस वाला, तो वो आप बाद में डिस्कस करेंगे? कब? मैंने गुड गवर्नेंस पे सर गुड गवर्नेंस वाला क्वेश्चन किसने का? अच्छा, मैंने व्हाट्सएप में था ना? सर वो आंसर राइटिंग में था, हाँ आंसर आंसर राइटिंग में राइटिंग होगा, में। वो डेली इसमें नहीं आंसर होगा। राइटिंग वाले में था सर। मतलब इकोनॉमिक्स में नहीं होगा। अच्छा ओके सर, ठीक है, क्या हाँ पता नहीं सर भाई वो भी। आंसर राइटिंग तो में था। दैट इज पार्ट ऑफ योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसका अलग पेपर है। तो ओके सर, जब वो पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं। ओके सर, ठीक। हाँ जी ठीक है। सो इफ नो अदर क्वेश्चंस, क्वेरीज, कमेंट्स, आई क्लोज इट फॉर टुडे। आपसे फिर कल मुलाकात होती है, देन आगे जो हमने बात करी